बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एपिस्टैक्सिस का टॉपिक। तो ईएनटी में नोज़ के टॉपिक में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एपिस्टैक्सिस का टॉपिक है। इसमें से हमेशा सवाल बनता है, तो ये टॉपिक आपने कभी नहीं छोड़ना, बहुत ध्यान से ये टॉपिक करना है और है भी बहुत ईजी टॉपिक। तो शुरू करते हैं एपिस्टैक्सिस। तो एपिस्टैक्सिस क्या होती है कि ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज़, कि नोज़ से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, उसको एपिस्टैक्सिस कह देते हैं। अब एपिस्टैक्सिस शुरू करने से पहले जो है ना, नोज़ नेज़ल सेप्टम की पर्टिकुलरली ब्लड सप्लाई जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें, ये ना ब्लड सप्लाई है नेज़ल सेप्टम की। तो नेज़ल सेप्टम को इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी दोनों की ब्रांचेस सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है ऑप्थाल्मिक आर्टरी, ठीक है। ऑप्थाल्मिक आर्टरी की आगे फर्दर दो ब्रांचेस होती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी। ये एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी जो है ये एंटीरियर वाले रीजन को जो है ना नेज़ल सेप्टम के वो सप्लाई कर रही होती है, जबकि पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी ये सुपीरियर और पोस्टीरियर रीजन को, ठीक है। और फिर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है मैक्सिलरी आर्टरी, उसकी ब्रांच आ रही होती है फर्दर स्फिनोपैलेटिन आर्टरी, ये सप्लाई कर रही होती है ये सारे मिडल रीजन को, ठीक है। और मैक्सिलरी आर्टरी ही की ब्रांच होती है ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी, ये पैलेट को क्रॉस करके ये इंफीरियर और एंटीरियर रीजन को सप्लाई कर रही होती है। इसके बाद एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है फेशियल आर्टरी, उसकी ब्रांच आगे होती है सुपीरियर लेबियल आर्टरी, और सुपीरियर लेबियल आर्टरी की सेप्टल ब्रांच जो है ना वो आगे ये एंटीरियर और इन्फीरियर रीजन ऑफ नेज़ल सेप्टम को सप्लाई कर रही होती है। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, स्फिनोपैलेटिन आर्टरी, इसके बाद ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी और सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ये जो है ना इधर एंटीरियर और एंट्रो इन्फीरियर रीजन जो है नेज़ल सेप्टम का, उधर ये प्लेक्सस बना रही होती है, ये जो प्लेक्सस है, ठीक है। इस प्लेक्सस को कहते हैं काइजलबैक प्लेक्सस, और इस एरिया को कहते हैं लिटल्स एरिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नहीं भूलना कि लिटल्स एरिया जो है ना मोस्ट कॉमन साइट है फॉर एपिस्टैक्सिस। तकरीबन 90% जो ब्लीडिंग है ना वो जो लिटल्स एरिया के से हो रही होती है, ठीक है। 90% ऑफ एपिस्टैक्सिस के केसेस में जो ब्लीडिंग है वो लिटल्स एरिया से हो रही होती है, और इधर से एंटीरियर एपिस्टैक्सिस होगी, ठीक है। एंटीरियर एपिस्टैक्सिस का मतलब है कि इधर एंटीरियर नॉस्ट्रल से ब्लड आएगा। एक एपिस्टैक्सिस होती है पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस, उसमें क्या होता है कि इधर पोस्टीरियर जो है ना रीजन, इधर जो है ना वेन्स का एक प्लेक्सस सा ऐसे बना होता है, उसको कहते हैं वुडरफ्स प्लेक्सस, ठीक है। मैं अभी आपको आगे चल के भी बताऊंगा ये वुडरफ्स प्लेक्सस क्या होता है। तो वुडरफ प्लेक्सस से जो है ना पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस हो रही होती है। अब जाहिर सी बात है, इधर से अगर ब्लीडिंग होगी तो वो इधर नॉस्ट्रल से ब्लड आएगा, और इधर पोस्टीरियरली अगर वुडरफ प्लेक्सस से ब्लीड होगी तो इधर ब्लड नेजोफेरेंक्स में आएगा, ठीक है। और फिर वो एज हेमाटेमेसिस यानी ब्लड इन वॉमिटिंग वैसे प्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये फेरेंक्स में ब्लड चला जाएगा। तो अब देखते हैं कि जो है एपिस्टैक्सिस उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और क्या क्या जो है ना वो मैनेजमेंट है। तो ये मैंने आपको लिटल्स एरिया और वुडरफ प्लेक्सस के बारे में बताया कि लिटल्स एरिया और काइजलबैक प्लेक्सस से एंटीरियर एपिस्टैक्सिस हो रही थी। तो लिटल्स एरिया में कौन कौन सी आर्टरीज थी? एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी थी, सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल आर्टरी, सेप्टल ब्रांच ऑफ स्फिनोपैलेटिन आर्टरी और ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी। ये नाम याद रखें, ये क्वेश्चन आता होता है कि लिटल्स एरिया में कौन कौन सी वेसल्स आती हैं। इसके बाद जो है वुडरफ प्लेक्सस में ये प्लेक्सस ऑफ वेन्स है, और सिचुएटेड किधर होता है? ये इन्फीरियर टर्बिनेट के पोस्टीरियर एंड जो होता है ना इन्फीरियर टर्बिनेट का, उसके नीचे ये प्रेजेंट होता है, और इधर से पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस हो रही होती है। तो इसके बाद देख लेते हैं कॉजेज़ ऑफ एपिस्टैक्सिस। तो आपने याद रखना है कि कॉजेज़ जो है ना तीन तरह की हैं। एक तो लोकल कॉजेज़ है कि लोकली नोज़ में या नेज़ोफेरेंक्स में कोई मसला है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। ये जनरल कॉजेज़ हैं कि जनरल ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जनरल इन्फेक्शन है, तो उस वजह से हो सकती है, या इडियोपैथिक अननोन कॉज है। तो सबसे पहले देख लेते हैं लोकल कॉजेज़। ये कॉजेज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका भी जो है ना जब भी एपिस्टैक्सिस का क्वेश्चन आता है तो साथ में कॉजेज़ भी पूछ लेते हैं। तो लोकल कॉजेज़ के लिए आपने निमोनिक याद रखना है, इंडियंस ड्रिंक फैंटा, ठीक है। तो IN से बनेगा इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन में कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन है, फॉर इंस्टेंस के
साइनोसाइटस है, एक्यूट साइनोसाइटस या एक्यूट रेनाइटस है, तो कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन है उसमें हो सकती है। क्रॉनिक के केस में फॉर इंस्टेंस के रेनाइटस है, कोई एट्रोफिक रेनाइटस है या रेनाइटस सीका है, तो या ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ ऑफ नोज़ है जिसमें क्रस्टिंग बन रही थी, क्रॉनिक इन्फेक्शंस जिनमें क्रस्ट डेवलप हो रहे हैं, तो उनमें जो है ना ये नोज़ ब्लीड हो सकती है। तो आईएन से इन्फेक्शन हो गया, ड्रिंक के डी से जो है डीएनएस हो गया, डीएनएस भी ब्लीडिंग करवा सकता है। इसके बाद हो गया एफ से फॉरेन बॉडीज़। तो फॉरेन बॉडीज़ हमारे पास लिविंग भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग भी हो सकती हैं। लिविंग में मैगट्स और लीचेस वगैरह आ जाएंगी, और नॉन लिविंग में कोई भी पीसीज ऑफ पेपर और टॉयज़ या राइनोलिथ आ सकता है। ठीक है, इसके बाद ए से बन जाएगा एटमॉस्फेरिक चेंजेस। एटमॉस्फेरिक चेंजेस में आपने याद रखना है कि हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो भी नोज़ ब्लीड होगी, और यहाँ सडन डीकम्प्रेशन हुई है, जैसे कि डीकम्प्रेशन सिकनेस जो होती है, केसन्स डिजीज़ या बैंड्स पाल्सी भी उसको कहते हैं, तो उस केस में भी नोज़ ब्लीड होगी। अब नोज़ ब्लीड होती क्यों है? हाई एल्टीट्यूड पे इस वजह से होती है कि उधर ड्राई एयर होती है, तो खुश्क हवा जो है ना बहुत ज़्यादा वो जब नोज़ से गुजरती है तो उधर ड्राइनेस और क्रस्टिंग डेवलप हो जाती है, तो इन क्रस्ट को जब रिमूव करते हैं तो ब्लीडिंग होती है। सडन डीकम्प्रेशन में क्या होता है कि नेज़ल कैविटीज़ और साइनसेस का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, वो एक्सटर्नल जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना उससे ज़्यादा हो जाता है, तो जो वेसल्स हैं वो रप्चर कर जाती हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा नियोप्लाज्म्स हो सकते हैं, कोई बेनाइन या मेलिग्नेंट। टी से ट्रॉमा आ जाएगा। ट्रॉमा कोई भी फिंगर नेल ट्रॉमा हो सकता है या सर्जरी के दौरान जो है ना ट्रॉमा हो सकता है। इसके बाद एलर्जिक कॉजेज़ भी हो सकती हैं, एलर्जी की वजह से ब्लीडिंग। तो आपने ये निमोनिक याद रखना है। इंडियंस ड्रिंक फैंटा। आईएन से इन्फेक्शन आ जाएगा, डी से डीएनएस आ जाएगा, फिर फॉरेन बॉडीज़, एटमॉस्फेरिक चेंजेस, नियोप्लाज्म्स, ट्रॉमा और एलर्जी। इसके बाद देख लेते हैं नेज़ोफेरिंक्स में क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो एडिनॉइड्स का इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन, एडिनॉइडाइटिस, या ये बिनाइन ट्यूमर है एक नोज़ का, जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा नेज़ोफेरिंक्स का, ये इसमें भी ब्लीडिंग होगी, और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में भी ब्लीडिंग होगी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं जनरल कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो जनरल कॉजेज़ में कोई भी ऐसे कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी। फॉर इंस्टेंस के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हाइपरटेंशन हो सकती है, या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकती है, या प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी जो है ना हाइपरटेंशन होती है और हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। तो इसके अलावा माइट्रल स्टेनोसिस के केस में भी ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लड डिसऑर्डर्स में जो है हमारे पास आ जाएंगे हीमोफीलिया, ल्यूकीमिया, विटामिन के डेफिशिएंसी, ये सारे डिसऑर्डर्स के जिनमें टेंडेंसी टू ब्लीड इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद लिवर डिजीज़ में भी हो सकता है। लिवर डिजीज़ जैसे सिरोसिस है। अब लिवर डिजीज़ में ब्लीडिंग क्यों होगी? क्योंकि लिवर क्लॉटिंग फैक्टर्स बना रहा होता है। अब लिवर डिजीज़ होगी, क्लॉटिंग फैक्टर्स कम बनेंगे तो क्लॉटिंग नहीं होगी ब्लड की सही तरह, ब्लड थिन हो जाएगा जिसकी वजह से वो लीक कर जाएगा। किडनी डिजीज़ में भी हो सकती है ब्लीडिंग, क्योंकि किडनी डिजीज़ आपको पता है कोई भी किडनी डिजीज़ हो उसमें हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है, और हाइपरटेंशन की वजह से ब्लीडिंग हो जाएगी। ड्रग्स कोई भी फॉर इंस्टेंस के सैलिसाइलेट्स या एंटीकोगुलेंट्स यूज़ कर रहा है पेशेंट, तो वो खून को पतला कर देंगे, तो उस वजह से ब्लीडिंग हो जाएगी। कोई मीडियास्टाइनम का कोई ट्यूमर है, ठीक है, वो मीडियास्टाइनल कंप्रेशन कॉज कर रहा है, तो ये मीडियास्टाइनल कंप्रेशन जो है ना इसकी वजह से नोज़ में जो वेन्स हैं उनका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और वो रप्चर कर सकती हैं, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। या कोई भी एक्यूट जनरल इन्फेक्शन है जैसे मीज़ल्स है या टाइफॉइड है या नमोनिया है, तो इस केसेस में भी जो है ना ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। और आखिर में जो है ना ये वाइकेरियस जो है ना मेंस्ट्रुएशन है। वाइकेरियस मेंस्ट्रुएशन क्या होती है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो नोज़ ब्लीड हो रही होती है उसको कहते हैं वाइकेरियस। मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है ना एपिस्टैक्सिस होना, तो इसमें भी एपिस्टैक्सिस डेवलप कर सकता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। तो ये थे जनरल कॉजेज के। कोई भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का डिसऑर्डर हो सकता है जैसे हाइपरटेंशन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या ब्लड डिसऑर्डर, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, ड्रग्स, मीडियास्टिनल कंप्रेशन, एक्यूट जनरल इन्फेक्शंस और वाइकेरियस मेंस्ट्रुएशन। इसके अलावा इडियोपैथिक हो सकती है। इसके बाद देख लेते हैं कि साइट्स ऑफ एपिस्टैक्सिस जो है ना किधर किधर से जो है खून आ सकता है नोज़ में।
तो मैंने आपको बताया कि लिटल्स एरिया जो है ना 90% जो केसेस होते हैं एपिस्टैक्सिस के उनमें ब्लीडिंग लिटल्स एरिया से हो रही होती है। इसके बाद अबव द लेवल ऑफ मिडल टर्बिनेट, तो मिडल टर्बिनेट के ऊपर वाले लेवल को मैंने अभी आपको जो ब्लड सप्लाई बताई नेजल सेप्टम की, उसमें मैंने बताया कि मिडिल टर्बिनेट से ऊपर वाले रीजन को एंटीरियर और पोस्टीरियर एथमॉइडल आर्टरीज जो है ना वो सप्लाई कर रही थी। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर एथमॉइडल आर्टरीज का कोई प्रॉब्लम होगा, उनमें कोई रप्चर होगा, तो उस वजह से जो है ना अबव द लेवल ऑफ मिडिल टर्बिनेट ब्लीडिंग होगी। बिलो द लेवल ऑफ मिडिल टर्बिनेट ब्लीडिंग कब होगी? जब स्फिनोपैलेटिन आर्टरी का कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, स्फिनोपैलेटिन आर्टरी का। इसके अलावा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी से भी ब्लीडिंग हो सकती है, या डिफ्यूज ब्लीडिंग भी हो सकती है कि नेजल सेप्टम से भी और लेटरल वॉल ऑफ नोज़ पे भी जो वेसल्स हैं उनमें से कहीं भी। ये ज़्यादातर जो है ना जनरल कॉजेज़ की वजह से होती है, या नेजोफेरिंक्स से ब्लीड हो सकती है। तो ये साइड्स ऑफ एपिस्टैक्सिस हैं। अब देख लेते हैं कि एंटीरियर और पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो एंटीरियर एपिस्टैक्सिस जो है ना, मैंने आपको बताया कि ये लेटल्स एरिया से, इस एरिया से हो रही होती है, जबकि पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस ये वुडरॉफ्स प्लेक्सस से हो रही होती है। ठीक है, ये पीछे नेजोफेरेंक्स में ब्लड लीक करेगा और फिर बाद में प्रेजेंट करेगा एज हेमाटेमेसिस, ब्लड इन वॉमिटिंग। इसके बाद एंटीरियर एपिस्टैक्सिस मोर कॉमन है, ये लेस कॉमन है। इसका कोई ट्रॉमेटिक कॉज होता है, ट्रॉमा हो सकता है एंटीरियर एपिस्टैक्सिस का, जैसे फिंगर नेल ट्रॉमा है। जबकि ये जो पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस है ये हाइपरटेंशन या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है। एंटीरियर एपिस्टैक्सिस बच्चों में ज़्यादा कॉमन है क्योंकि बच्चे अक्सर कोई नाक में चीज़ मार लेते हैं, और पोस्टीरियर जबकि ये 40 ईयर्स ऑफ एज के बाद यानी ओल्ड एज में ज़्यादा होती है, क्योंकि हाइपरटेंशन और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का चांसेस ज़्यादा होते हैं ओल्ड एज में। और इसमें ब्लीडिंग माइल्ड होगी एंटीरियर एपिस्टैक्सिस में, जबकि पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस में ब्लीडिंग स्पॉन्टेनियस, अचानक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है किसी हिस्ट्री के बगैर ही। इसमें कोई ट्रॉमा वगैरह की हिस्ट्री होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एपिस्टैक्सिस का टॉपिक। एपिस्टैक्सिस के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? तो 3 तरह के कॉजेज़ थे। सबसे पहले थे लोकल कॉजेज़, जनरल कॉजेज़ और रेडियोपैथिक कॉजेज़। लोकल कॉजेज़ में नोज़ के थे, जिसका मैंने आपको निमोनिक बताया था, इंडियंस ड्रिंक फैंटा, और फिर नेजोफेरेंक्स के कॉजेज़ थे। फिर हमने जनरल कॉजेज़ पढ़े, फिर साइड्स पढ़ी एपिस्टैक्सिस की, और फिर ये डिफरेंसेस देखे एंटीरियर और पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस के। इससे अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना एपिस्टैक्सिस के टॉपिक का है कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं एपिस्टैक्सिस की।